हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरे जी जान से तैयारी में जुड़े होंगे। मैं आपको यहाँ मैथ्स के सारे सवालों को बेहद ही कम समय में और सबसे शॉर्ट मेथड से करना सिखाता हूँ, जिससे आप अपने एग्जाम में मैथ्स के सभी क्वेश्चन को बेहद ही कम समय में करके अपने सफलता के झंडे गाड़ेंगे। अतः आप जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। मैं आज इस वीडियो में आपको एमटीएस के प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करूंगा और इस सेशन में हम परसेंटेज और उसके आसपास के, जहां परसेंटेज का बेहद यूज होता है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, और एसआईसीआई चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, इन टॉपिक्स में परसेंटेज का बेहद ही अहम रोल होता है। इसलिए मैं इसको एक जगह करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको बेहद ही आसानी से किया जा सकता है। आपको मैं 2022 के सवालों को ये करके सिखा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि जब आप 2022 के सवालों को ये 2 सेकंड 4 सेकंड में कर सकते हैं तो 2023 और 23 वर्ष के सवालों को क्यों नहीं। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने पेपर में जा करके सफलता के झंडे गाड़ेंगे। अतः चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। अब हम आज के पहले सवाल को करते हैं। इसे इतने जल्दी तरीके से करेंगे कि आपकी आंखें चौंधिया जाएगी। यह भरोसा आपको मैं दिलाऊंगा कि अरे इसे तो गर्दा उड़ा सकते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं, ऐसे प्रश्नों से लोग डरते हैं, लेकिन 1 सेकंड भी अगर ना लगे ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा कि उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 रुपए का एसआई अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली दर पर निवेश करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। मतलब 8 16 तो 0 16 दूनी 32। ये आंसर होगा। इसे आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूंगा, आज के बाद से आप करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सिखाया है कि परसेंटेज के उसमें एसआईसीआई इस तरह के सवालों को एक वीडियो मैंने डाल चुका हूं। उसमें मैंने आपको सिखाया है कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो तो आप अक्सर एमटीएस और सीएचएसएल लेवल तक आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष का ही वो पूछता है। तो 2 वर्ष का जब भी अंतर करना हो तो सिर्फ जैसे अगर दोनों जगह दर एक हो, अक्सर ऐसा सवाल देखने को मिलता है कि अंतर पूछेगा, तो यहां भी वही पूछ रहा है। भाषा उसकी अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो 4% के जब दर से हो तो एसआई और सीआई का 2 वर्ष का अंतर, तो मैंने सिखाया कि बस इसे स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है। तो जैसे ही करोगे आप तो 4 का स्क्वायर 16 और उसे 100 से भाग दोगे जब तो 0.16। और वही मैं किया कि 8 कैसे, आप ये देखो कि वही 16 दूनी 32 किया कि 2 वर्ष का 8% होगा, 2 वर्ष का 8% होगा एसआई, पहले वर्ष का 4%, अगले वर्ष का 4%, तो ये 8% हुआ एसआई। और यही जो ब्याज है 2 वर्ष में उसे रुपये के रूप में कितना 1600 प्राप्त हो रहा है। 1600 प्राप्त हो रहा है। 8% जब वो ब्याज पाता है 2 वर्ष में तो वो चक्रवृद्धि ब्याज से 4% भी यही राशि को डाल दे तो 2 वर्ष में उसे जो मिलेगा वो क्या होगा कि 8.16% होगा। ये ए बी फॉर्मूला मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ऐसे सवालों में आप ए बी फॉर्मूला लगाओ जो आप अक्सर लगाते हो, लेकिन दूसरे सवालों में आप यहां लगाओ। तो 4 4 8 और 4 4 16 8.16। वहीं से मैं आपको बताता हूं कि दोनों का अंतर जो है इसके स्क्वायर को 100 से भाग देंगे तो वो आएगा। तो हमें पता है कि वही एक्स्ट्रा मिलेगा जो 8.16 में 8.16 में जो 0.16 मिल रहा है वही एक्स्ट्रा होगा। तो 0.16% जो एक्स्ट्रा मिलेगा तो 8 दूनी 16, 8 से अब 2 में गुना कर रहे हैं, उसी तरह का है तो 16 दूनी 32। आपको ये पॉइंट वगैरह नहीं चेक करना है आपको, मतलब आप भरोसा रखें कि जब तक ऑप्शन एकदम उसी तरह का ना हो, मिसमैच कराने वाला एक ही तरह का, तब तक आप पॉइंट वगैरह भी नहीं देखेंगे। 8 दूनी 16, यहाँ इससे 2 गुना हो रहा है तो यहाँ इससे 2 गुना करेंगे, 16 दूनी 32, ऐसे ही आप करेंगे। ये सॉरी, ये कहाँ से आया? ये मैं वही बोल रहा हूं कि 4 वर्ष का एसआई जो होगा, 2 वर्ष का 4% से वो 8 होगा। और सीआई क्या होगा, तो सीआई निकालने के लिए मैं ये भी फॉर्मूला बोला आपको कि हमेशा अप्लाई करना है कि 4 + 4 + 4 × 4 = 16 100
तो ये क्या हो गया कि 8.16% हुआ। तो यही तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। एसआई के रूप में उसे सिर्फ 8 ब्याज मिलेंगे, तो एससीआई के रूप में उसे 8.16 मिलेगा। तो यही जो एक्स्ट्रा मान है, इसका मैं कैलकुलेट करने के लिए आपको सिखा रहा हूं कि उसे कैसे निकालेंगे। तो 8% जो एसआई के रूप में 1600 प्राप्त हो रहा है, तो हमें जो एक्स्ट्रा मिलेगा सीआई के रूप में एसआई से, वो होगा 0.16%। तो इसका वैल्यू निकालेंगे। बढ़ते हैं आगे। आइए दूसरे सवाल को करते हैं बेहद ही आसान तरीके से। इसे भी हम 2 से 3 सेकंड में करेंगे और आज के बाद से फिर आप करेंगे। प्रश्न है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्ह अंक में वही पासिंग मार्क्स क्रमशः 25% और 45% है। एक प्रतियोगी 83 अंक लाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। ए वर्ग की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अर्ह अंक ज्ञात कीजिए। अर्ह इसी से अर्हता, मतलब ये मेरिट पासिंग ज्ञात करने को बोल रहा है। अब आप देखो, ये दिया है कि 83 अंक लाने के बाद भी वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब पासिंग मार्क्स क्या था 83 + 25 मतलब 88 10 108। ये था कि बी वर्ग के लिए, और बी वर्ग का पासिंग क्या दे रखा है कि मिनिमम 45% लाना है। ऐसे ही अंकों में वो क्या बोल रहा है कि 83 अंक लाने के बाद भी वह 25 से फेल कर जा रहा है, यानी कि टोटल 108 था पास करने के लिए न्यूनतम अंक। तो 45% का मान हमें 108 निकल गया। तो वो अब हमसे पूछ रहा है कि ए वर्ग की परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम पासिंग अंक क्या था। तो ये 25% है, तो 45% 108 के बराबर। तो 25% कितने के बराबर? तो 108 बटे 45 गुने 25, ये 5, ये 9, 9 से 12, 25 60। आप इसे बिना पेन पेपर के कर सकते हैं आज के बाद से। अब वही है कि मैं ये समझाया आपको, अब इसको कैसे, जैसे ही हम पेपर में देखेंगे या जब भी कहीं भी देखेंगे कि अच्छा ये है, ये बोल रहा है 45%, तो 45% का मान 108 के बराबर, तो 25% का मान, तो ठीक है 45% का मान 5, तो 5% का 12, तो 25% का 12, 25 60। ऐसे एकदम हम करेंगे। आप सोचने को ये भी सोच सकते थे यहाँ कि अच्छा 45%, मैं मतलब थिंकिंग कैपेसिटी आपका अप्रोच बढ़ाऊंगा कि 45% तो 108 के बराबर, तो हम 5% ये सोचेंगे मन में मन कि 45% 108, तो 5 यानी 9 से यहाँ भाग दिया तो ये 12 के बराबर होगा। अब 25% तो ये 5 से गुना किया तो ये यहाँ 60 के बराबर। आप ऐसे ही सोचना बिना पेन पेपर के। बढ़ते हैं आगे। ये तीसरे सवाल को हम लोग, तीसरे प्रश्न को एकदम चुटकियों में करते हैं। इसे करने के लिखने के तरीके मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, और वो बार बार ऐसे सवाल दिखते हैं और आप अप्लाई करोगे और 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करोगे कि किसी वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। अब जैसे अंकित मूल्य के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने आपको ये सिखाया है कि अंकित मूल्य है, ये अमूल्य नहीं है, अंकित मूल्य है। तो इसके बारे में जब भी पूछे तो आप क्रय मूल्य गुने आपको क्या लिखना है यहाँ। तो यहाँ ऊपर क्या लिखना है कि अगर लाभ हो तो 100 में जोड़ करके लिखना है, और हानि हो तो 100 में घटा करके लिखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि 15% का लाभ होगा, यानी 115, और उसके बाद नीचे क्या होगा कि छूट वाला हिस्सा, तो छूट हमेशा कमी को दर्शाता है, तो ये हमेशा कम होकर के ही लिखाएगा, यानी ये 87.5 होगा। बस आपको ऐसे लिखना है, परसेंटेज वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 100 से लाभ होगा तो बढ़ा करके, और जब क्रय मूल्य पूछे और अंकित मूल्य, कई बार सबको सवाल इस तरह के दिखाई देंगे ही, दिखते ही हैं कि अंकित मूल्य पर इतने प्रतिशत का छूट देने पर भी उसे कुछ खास प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो उसकी जगह क्या होगा, क्रय मूल्य, तो ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, मतलब अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा ये लाभ जो होगा 100 प्लस लाभ, या फिर 100 माइनस हानि, जो भी पूछे। आपको मैं पिछले वीडियो में 12 बताया हूं। अब अंकित मूल्य, क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, दिया नहीं हुआ है तो हम अक्सर 100 मानेंगे, तो 100 मान लेते हैं।
तो 100 गुने 115 बटा 87.5। ठीक है, अब इसे हम काटते हैं। चलिए इसे यहाँ काटेंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा, तो 5 से 23 और 5 से 175। तो अब ये हो गया। अब यहाँ 25 से 7 और 25 से 40 बार में, यानी 23 दूनी 46 दूनी 92 बटे 7, यानी 7 एकम 7, 2 सत्तिया 21, वहाँ से 1 बचा 10, यानी 7 एकम 7, और फिर वहाँ से 3 उतरा, 7 चौके 28, और ये आगे चलता रहेगा। यानी कि उसका जब क्रय मूल्य 100 होगा तो अंकित मूल्य उसका 31.4 होगा। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा? तो 31.43% ज़्यादा होगा। ये आगे बढ़ता जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। जब आप हम क्रय मूल्य 100 लिए तो अंकित मूल्य जो आएगा तो 100 पे फिर परसेंटेज से मतलब है नहीं, जो जितना एक्स्ट्रा है वही उसका डायरेक्ट वैल्यू होगा, उतना प्रतिशत। तो 31.43% बढ़ते हैं हम आगे। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है। तो इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है? SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। अब इसे साधारण ब्याज का सवाल है, इतने आसानी से साधारण ढंग से सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। बोल रहा है कि 5 वर्ष में 12,000 तो 8 वर्ष में 18,000 हो जा रहा है, यानी 3 वर्ष का। मैं लिख रहा हूँ, पेपर में लिखना नहीं है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। प्रैक्टिस में आप कॉपी पर जितना समय दे दो, रूम पे, घर पे, रूम जहाँ भी आप रेंट लेकर रहते हो वहां समय रूम पे दे देना है, कॉपी पे ये दे देना है, लिख लेना है, सब कुछ घर पे कर लेना है। लिखना जितना भी ज्यादा हो, क्योंकि पेपर में इसका समय नहीं होता ना, आपके पास समय होता है। तो इससे हम देखते हैं कि वो बोल रहा है कि 5 वर्ष में 12,000 है। ठीक है, अब वो 6ठा वर्ष 7वां वर्ष तो साधारण ब्याज से बढ़ रहा है, तो सिर्फ इंटरेस्ट ही न बढ़ेगा। साधारण ब्याज में क्या होता है कि इंटरेस्ट ही सिर्फ बढ़ता है, मूलधन फिक्स होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो वो एक अलग मामला है। वैसा सवाल आएगा तो हम करेंगे। तो यहाँ जो 5 वर्ष में वो 12,000 था, 8 वर्ष में जो 18,000 हो रहा है, यानी 3 वर्ष में जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ये ब्याज होगा। तो 3 वर्ष का SI साधारण ब्याज क्या होगा कि वो 6,000 है। 6,000 है 3 वर्ष का, तो 3 दूनी 6, तो हम 5 वर्ष का निकाल लिए कि 5 वर्ष का या 1 वर्ष का, चलिए सॉरी 1 वर्ष का। 1 वर्ष का यहाँ से हमें पता है कि 1 वर्ष का 2,000 होगा। ठीक है, 1 वर्ष का हमें SI निकल गया कि 2,000 है। तो 5 वर्ष का दोनों का निकालना है, मतलब यहाँ बोर्ड पे भले ही निकाल लेना है, कॉपी पे पेपर में नहीं निकालना है। तो 5 वर्ष का 10,000 हो जाएगा। तो ये मैं दोनों क्यों लिखा आपको समझाने के लिए कि 5 वर्ष में वो 12,000 हो जा रहा है। कोई जो धनराशि है साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 12,000 हो जा रहा है, और हमने निकाला कि 5 वर्ष में उस पर ब्याज 10,000 मिल रहा है। यानी कि मूलधन क्या था? मूलधन क्या था? मूलधन था 2,000। मूलधन 2,000 था, तभी तो उसे 5 वर्ष में 12,000 जब वो हो जा रहा है, तो 10,000 जब ब्याज है तो 2,000 मूलधन है। तो आपको मूलधन पता चला गया कि 2,000 है, उसका 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया कि 2,000 है, तो दर पता चल जाएगा कि दर 100% है। तो दर बराबर क्या होगा कि ब्याज ये हो गया बटा 2,000 मूलधन गुने 100, तो ये 100%। तो 100% इसका साधारण ब्याज का दर है। अब इसे आप सीखने में भले ही ये कर दो 5, अब कैसे करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाएगा, तब कि एक अच्छा 5 वर्ष में वो 12 हो जा रहा है, 8 वर्ष में 18, यानी 3 वर्ष में वो 6,000 उसका ब्याज मिल रहा है, तो उसे 5 वर्ष में 10,000 ब्याज मिलेगा, यानी कि 2,000 मूलधन है। 5 वर्ष में जब 10,000 ब्याज मिलेगा तो 2,000 मूलधन है, और 2,000 उसका प्रति वर्ष का दर मतलब साधारण ब्याज प्राप्त कर रहा है। तो 2,000 पे 2,000 प्राप्त कर रहा है, यानी 100% इसका दर होगा। बढ़ते हैं आगे। एक बेहद ही सवाल एक बेहद ही इजी सवाल को हम लोग करते हैं कि ये कराने की एक ही वजह है कि बस आपको ये ना लगे कि मैं हल्के सवालों को, एकदम हल्के सवालों को नहीं करवा रहा। और यहाँ सीखने को भी मिल जाएगा कि एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाती है। तो 10% हो रहा है तो उसे 100% होने में 10 वर्ष लगेंगे। दोगुना मतलब क्या है कि वो 1 है तो 1 और होगा, तभी तो वो दोगुना होगा। 100 है तो 100 और चाहिए। तो प्रति वर्ष जैसे वो 10, मान लो कि 100 रुपये अगर तुम उधार दिए या ब्याज पे लगाए,
सूदखोर हो तुम तो फिर ये पहला वर्ष 10, दूसरा वर्ष 10, तो तीसरा वर्ष 10 साधारण ब्याज पे तो ऐसे ही मिलेगा। तो 100 जितना लगाए उतना होने में कितना समय लगेगा, तो 100 लगाए तो 100 होने में 10 वर्ष लगेगा। इसे 10 वर्ष हम टिक करेंगे। 1 लगाया तुम तो 1 होने में उसे 10 वर्ष लगेंगे। कि इसका 10% क्या होगा, 0.1 होगा। आप ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि 100 का 100 होने में अलग लगेगा और 1 का 1 होने में अलग लगेगा। 10 का 10 होने में फिर उतना ही समय लगेगा। तो 1 का 10% आप निकालोगे तो 0.1 ऐसे 10 बार वो जुड़ेगा तो 1 आएगा। बढ़ते हैं आगे। अब चलिए हम छठे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को देख करके डरना नहीं है। बच्चे जब भी ऐसे सवाल को देखते हैं तो वो डर जाते हैं कितने ज्यादा परसेंटेज वगैरह है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होंगे इसके जैसे जो सिंप्लीफिकेशन में आपको समय मांगेगा, तो हम देंगे, क्योंकि हम दूसरे सवालों से समय 1-1 सेकंड तक तो मैं बचाना इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। तो घबराना नहीं है। और बच्चे जब इतने परसेंटेज वगैरह बार बार सीरीज में देखते हैं, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, 5-5 तक आपको देखने को मिलेगा कि वो ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो ये सोचने लगते हैं कि अच्छा कैसे लिखे, कहाँ से शुरू करें। तो मैं बार बार बोलता हूं कि ऐसे सवालों को हम जो कहेगा वही लिखना शुरू से ही शुरू कर देंगे, इससे ज्यादा आसान होता है। आप सोचने में जब 5-10 सेकंड दोगे तो वो बर्बाद होगा। उससे मतलब वैसे सोचने में समय बर्बाद क्यों करना। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि जैसा देश वैसा वेश, आप बचपन से सुनते हैं, उसी तर्ज पे हम जैसे सवाल होंगे वैसे मेथड कॉन्सेप्ट लगाएंगे ताकि सफलता मिले। तो इसे हम यहीं से शुरू करते हैं कि अच्छा को हम आर बोल दिए। अब श्याम को 20% लाभ पे, तो सिर्फ उसे 20 बढ़ा करके 120/100 लिख देना है। मैं इसे 6/5 भी लिखना सिखाऊंगा, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, तब तक इसी से काम चलाते हैं। फिर 10% हानि की चर्चा कर रहा है तो 10 घटा करके 100 से भाग दे देना है। फिर 12.5% लाभ की बात बोल रहा है तो 12.5 जोड़ करके 100 से भाग दे देना है। और इसके बाद अब कुछ नहीं है, यही फाइनल जो है 1215 के बराबर है। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 5 जैसा कि हम कर रहे थे, और ये 6 हो गया। इसे हम 9/10, ये भी डायरेक्ट हम लिखना सीखेंगे। अब 5, 4, हाँ ये 9 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी का मैंने रूल चेक कर लिया इसके अंकों को जोड़ करके। तो 9 एकम 9 तिया 27 और 9 पचे 45, 135 हो गया। अब 3 दूनी 6 और 3 से ये 45 बार में लग गया, ठीक है। और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ये 2 से 5 बार में लगा, 25 हो गया। तो हम 25 से इसे डिवाइड करते हैं कि 25 चौके 100 और उसके बाद 12 और 25 पचे 25 यानी 4.5, और इससे हम इसे 10 बार में डिवाइड करेंगे और ये हो गया जा करके उधर 10 गुने 100 1000, ये आया 1000 को। हाँ, तो कभी कभी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में समय ले, कुछ सवाल लेते हैं। CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में अभी आपको कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको सिंप्लीफाई करने में वो परेशान करेंगे, आंसर निकालने में। तो घबराना नहीं है, इसलिए तो हम सीख रहे हैं कि हम समय दूसरे सवालों से सेकंड बचा करके जहां समय मांगेगा वहां देंगे। बढ़ते हैं आगे, आते प्रश्न करते हैं। ये इजी सा सवाल कराने का एक ही मकसद है मेरा कि मैं आपको यहां से भी समय बचाना सिखा दूं, क्योंकि जब भी LHS के इधर LHS में और RHS में जब परसेंटेज हो दिया रहे तो हम उसको पहले ही उसको नेग्लेक्ट करते थे, उसे हम काउंट नहीं करते। इधर 1 1 2 है और इधर 3 है, 1 2 3, तो इधर 1 का करेंगे, बाकी किसी का नहीं करेंगे। ऐसे परसेंटेज सब जगह वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसे मैं क्या कह रहा हूं कि हम इसे सिर्फ लिखेंगे B, ये 30 इधर हो गया, इधर हम 1480 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 50 लिखेंगे और सिर्फ ये 40/100 करेंगे। नहीं तो होता ये है कि बच्चे इधर 20/100, 30/100, फिर 5/100, 50/100, 100 लिखने में ही 10 सेकंड निकाल देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि ये 3, तो इससे एक बार ये चला गया, 48 दूनी ये 2 बार में गया, और 50 दूनी और 2 से ये 20 बार में गया, और इसे यहाँ 10 बार में करते हैं तो 10 पचे 50/3, 50/3 आ रहा है। हम इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं यही बताने के लिए करवाया। अब आइए एक और बेहद इजी सवाल करते हैं कि m बराबर 8x है, n बराबर 6x है, तो n m से कितना प्रतिशत है कम है, यानी 2x यानी 25%। तो यहाँ कितना कम है, ये 2x कम है। किससे? m से। तो m का मान नीचे जाएगा और 100 से गुना, तो ये 4 और ये 25।
बस और कुछ नहीं, यही करना था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 10वें प्रश्न को करते हैं कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपये पर मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में सबसे बड़ी बात है कि साधारण ब्याज है कि या चक्रवृद्धि ब्याज, उसने नहीं लिखा था कि ब्याज किस तरह का है। लेकिन हाँ, साधारण ब्याज पे मुझे ऑप्शन भी नहीं दिख रहा, आपको भी दिखने लगेगा ऐसा सवालों में। लेकिन वो दे रखा है कि भाषा के ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये अक्सर एसएससी ऐसे भाषा वो चक्रवृद्धि ब्याज पे यूज करता है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से सॉल्व करते हैं। और मैं आपको जब भी बताया कि 2 वर्ष वगैरह हो, चक्रवृद्धि ब्याज का मामला हो, तो ये भी फॉर्मूला लगाते हैं। और 12% पे जैसे ही 2 वर्ष का होगा, नेट जो दर होगा वो 25.44 होगा, और 25.44 आपको यहाँ दिख रहा है। ये प्रैक्टिस से ही आप ऐसे करना सीख जाओगे कि ये 10,000 का जो ब्याज होगा, मैं बोला कि 12 + 12, आप ऐसे समय नहीं बर्बाद करना है, अपने आप को तैयार करके रखना है योद्धा की तरह। तो 12 12 24 और ये 144 यानी 1.44, यानी कि ये 25.44% होगा। तो 25.44% जब आप करेंगे तो इससे ये 2 बार में जाएगा और इससे ये 2 बार में ये दशमलव उड़ जाएगा, यानी 2,544 रुपये ब्याज होंगे। और जब उसे हम ऐड करेंगे तो 12,544 रुपया होगा। आप ऐसे ही चुटकियों में करेंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर सकते हो मेरी तरह। बस आप बने रहो और मेहनत करते रहो। बढ़ते हैं आगे। लोग 11 प्रश्न को निंजा टेक्निक से करते हैं कि एक वस्तु को 10% हानि पे बेचने पे 450, यानी कि मैं यही बोल रहा हूँ 10% हानि यानी 90% पे वो बेच दिया वस्तु के वैल्यू का, तो वो 450 प्राप्त करता है। तो बोल रहा है कि 12% लाभ पे यानी 112 पे वो बेचेगा तो उसे कितना प्राप्त होगा। तो जैसे यहाँ से आप अपनी 12%, तो ये हो जाएगा 450, 90 × 112, ये 5 बार में जाएगा, और 5 × 25 60, 560। आप भी इसे भी बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, बस मैं सिखाने के लिए आपको बार बार लिख रहा हूं, आप इसे ऐसे ही करना। बढ़ते हैं आगे। अब चलिए 12वें सवाल को, बेहद ही प्रश्न को उतने ही आसान ढंग से वो करते हैं कि यदि 1200 रुपये की राशि 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1800 है तो एसआई की दर क्या होगा। एसआई का दर हो जाएगा 12.5%। 4 वर्ष में वो कितना प्राप्त कर रहा है, तो 4 वर्ष में वो प्राप्त कर रहा है 600, तो 1 वर्ष में वो 150 करेगा। ठीक है, तो दर निकाल देते हैं 150, 1200 पे यही दर निकलेगा, × 100, ये हो गया 12 बार में लगेगा। और 12 से जैसे ही आप करेंगे तो 12 12 144 और 12 25 60, 150 यानी 12.5, ये 12.5% होगा। बेहद ईजी, फिर भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप अगर शुरुआत भी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और जब आपको आता है तो आप जल्दी करना सीख जाएं। तो बढ़ते हैं आगे। 13वें सवाल को हम निंजा टेक्निक से इसे भी करते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक पर रखा गया है। यदि वस्तु 8% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। 25 यानी 20 वाला 25 में, और 25 8 200 यानी 23 में वो बेचा, तो 23 में बेचा और 20 में था, यानी 23:20। आप भी ऐसे करोगे। बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 जब मानेंगे आप, अगर मेरी तरह आप 20 पे भी किसी पे काम कर दोगे, यही मैं सिखा दूंगा आपको कि धीरे धीरे आपका भी प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्रय मूल्य जब 100 होगा तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य तो 25% बढ़ा करके लिखा तो 125। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य पे वो बोल रहा है कि 8% का छूट दिया, 8% का, तो इसका आप या तो 8% ही निकाल दो। तो इसका जब 8% निकालोगे तो ये हो गया 5, और ये सॉरी ये हो गया 25 चौके, और ये 25 पचे और 5 से इसे 2 बार में काटोगे, 5 दूनी 10, यानी इसका 8% 10 हो गया। यानी 10 का वो छूट दे करके 115 में बेचा। तो 100 और 115 इसी का अनुपात पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो 5 से यहाँ भाग देंगे 23, 5 से यहाँ भाग देंगे 20। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा तो ये दिखने लगेगा, जैसे मुझे दिखा कि 20 25, अब 25 8 200 यानी 2 का डिस्काउंट वो दे रहा है 25 पे, 23 बस हो गया। बढ़ते हैं आगे। 14वां एक बेहद ही सवाल जिसमें हम ये भी फार्मूला लगा करके फिर से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करेंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 7200 की धनराशि पर
15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? तो 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI जो होगा नेट इंक्रीज होगा, जो 32.25 के बराबर होगा। तो हम निकाल देंगे कि 72 का 32.25% क्या होगा। इससे आप इन दोनों को हटा सकते हैं और हम गुना करते हैं कि 32-25 में जब 72 से करेंगे तो ये हो गया 64-50 और ये हो गया 25, 7 दूनी 14 और 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15 और 7 21, 1 22, 0 0 2 2 23 23 22 यहाँ है। इसे हम ठीक करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये भी फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो ऐसे ही आप मुझसे कुछ भी कोई पूछ दे, भी फॉर्मूला पूछ दे 2 वर्ष का, खास करके जब इंक्रीज कंपाउंड इंटरेस्ट में हो तो मैं तुरंत बता दूंगा कि 10-10 का 21, 20-20 का 44, 15-15 का 32.25, 4-4 का 8.16 ऐसे होता है। तो आपको भी पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इसका क्या हो जाएगा कि मैं ऐसे निकाला 15 गुने 15 बटा 100, तो ये 15-15 30 और 15 का स्क्वायर 225 में भाग देंगे तो 2.35 यानी 25 ये हो गया। यही मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ। आपका ही प्रैक्टिस से ऐसा कौन बढ़ाना होगा अपने आप को सफलता के लिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए इस प्रश्न से आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, या अंतिम प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं कि एक कुर्सी को 20% की छूट से पर बेचने से 20% लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो नया लाभ प्रतिशत उसे पूछ रहा है। तो ये कुर्सी है जिसका चलिए अंकित मूल्य हम मान लेते हैं समझने के लिए आपका कि 100 है। 20% छूट पे बेचा तो बस 20 घटा के लिख देना है कि विक्रय मूल्य उसका 80 हो जाएगा। अब बोल रहा है 80 में बेच करके वो 20% लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो ये 80 जो है 20% लाभ पे है, तो इसको लिखने का तरीका है कि 120 और 100 से आपको गुना कर देना है, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये 80 जो है क्रय मूल्य के हिसाब से ये 20% लाभ पे यानी 120 के बराबर है। तो 120 से और 100 से गुना करेंगे, यह 6 आएगा, यह 5 आएगा, ये हो गया 3 और ये 4 यानी कि 200/3। आप इसे ध्यान से समझो कि विक्रय मूल्य जब 80 है तो वो बोल रहा है कि 20% लाभ पे बेचा, तो 80 को आप ऐसे ही लिखना। अगर मान लीजिए कि होता कि 80 आया विक्रय मूल्य और बोलता है कि 50% लाभ पे बेचा है, तो हम इसे 150 से गुना करते और 100 से फिर इधर गुना करते, वो क्रय मूल्य निकल आता। तो हमें क्रय मूल्य पता चल गया। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि कुर्सी को 30% लाभ पे 30% छूट पे बेचा होता तो नया विक्रय मूल्य क्या है? नया विक्रय मूल्य की चर्चा कर रहा है तो 100 का है, 30% छूट पे यानी वो 70 पे बेचेगा। एकदम साधारण सी बात है कि 30% छूट तो 30 घटा के लिख देना है। मैं आपको ये बार-बार सिखा रहा हूं। तो आपको क्रय मूल्य पता है, नया विक्रय मूल्य पता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए कि नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो ये विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो 7 या 21। आप इसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको ये आना चाहिए 100 नहीं 200/3 क्रय मूल्य नीचे होगा। तो 7 या 21 यानी 210 में से ये जाएगा 200, तो ये 10/3 और ये 3/200 गुने 100 हो जाएगा। ये हो गया 3 से 3 कटा और ये 20 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 5% उसका नया लाभ होगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज में नए 2022 के नए सवालों के साथ और भी सवालों के साथ जो आपको सफलता दिलाए। ऐसी कामना के साथ अगले वीडियोज में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।